लेट्स माई कॉर्पोरेट दुनिया के साथ मैं प्रदक्षिणा। हम बात करेंगे बिजनेस की चालों की, मार्केट की धड़कनों और कंपनियों की उड़ानों की। कॉर्पोरेट दुनिया, बाजार का वो हर पहलू जिसे जानना जरूरी है। नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट दुनिया, एक ऐसा शो जो आपको लेकर चलता है कारोबारी गलियारों की अंदरूनी दुनिया में। यहाँ हम बात करते हैं बिजनेस की बड़ी खबरों की, कंपनियों की रणनीतियों की, मार्केट ट्रेंड्स की और उन कहानियों की जो सिर्फ आंकड़े नहीं, एक सोच बदलते हैं। सरल भाषा में पूरी जानकारी के साथ, यही है कॉर्पोरेट दुनिया, जहां हर खबर का मतलब होता है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। दवाओं पर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन समेत 11 को सेबी ने किया प्रतिबंधित। चुनौतियों के बीच मजबूती से बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दवाइयों पर टैरिफ लगाने वाले बयान के कारण भारत की फार्मा कंपनियों के शेयर्स 4% तक गिर गए। ट्रंप ने कहा है कि वो जल्दी ही दवाओं के आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इस बयान के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2% टूटकर 21,600 के स्तर पर आ गया। ग्रेन्यूल्स इंडिया, लुपिन, नेटकोफार्म और ऑरबिंदो फार्मा के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। लॉरस लैब्स और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के शेयर भी 3% से ज्यादा लुढ़क गए। सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क और नटको फार्मा जैसे बड़े नाम भी 2 से 2.6% तक नीचे आ गए। भारत से अमेरिका को हर साल $10 बिलियन यानी करीब 86,200 करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात होता है, जो अमेरिका के कुल फार्मा आयात का 6% है। इससे पहले भी अप्रैल में ट्रंप ने फार्मा टैरिफ की बात कही थी, लेकिन बाद में इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था। अब दोबारा इस बयान ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है। ट्रंप का कहना है कि विदेशी देशों, खासकर भारत और चीन से सस्ती दवाएं आने की वजह से अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री कमजोर हो रही है। उनका मकसद है कि विदेशी कंपनियां अमेरिका में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं ताकि वहां नौकरियां बढ़ें और अमेरिका दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो। भारत अमेरिका का बड़ा दवा सप्लायर है। यहां से सस्ती जेनेरिक दवाइयां अमेरिका जाती हैं, जो वहां के लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायती हैं। अगर टैरिफ लगता है तो इन दवाइयों की कीमत बढ़ जाएगी। सेबी ने प्रमुख मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन और 11 और लोगों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। सेबी ने एक जांच में पाया कि ये लोग फ्रंट रनिंग योजना में शामिल थे। सेबी ने इन्हें 11 करोड़ 37 लाख रुपए के अवैध लाभ को जब्त करने का भी आदेश दिया। सेबी के मुताबिक IIFL सिक्योरिटीज के पूर्व डायरेक्टर संजीव भसीन ने टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर शेयरों की सिफारिश करने से पहले उन्हें खरीदकर कीमतों में हेराफेरी की। कीमतें बढ़ने के बाद उन्होंने मुनाफे के लिए शेयर बेच दिए। भसीन और 11 अन्य लोगों की जब्त की गई राशि को सेबी के पक्ष में लिए गए FD खातों में जमा करने का आदेश दिया गया। इन लोगों को आगे के आदेश तक सिक्योरिटीज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेन देन करने से रोक दिया गया है। देश की प्रमुख जिंक उत्पादक वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान के देबारी में एक नया 250 किलोटन एनुअल कैपेसिटी वाला इंटीग्रेटेड जिंक मेटल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट स्कीम की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगले कुछ वर्षों में जिंक, सीसा और चांदी में अपनी उत्पादन क्षमता को दुगना करने की विकास रणनीति के तहत इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। नए प्लांट से माइनिंग और मिलिंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी होगी और इसके अगले 3 सालों में पूरा होने की उम्मीद है। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mind. बदलते वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 250 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना टर्नओवर वाली करीब 54% कंपनियां देश के निर्यात में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कई क्षेत्रों में निर्यात के साथ अपना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है। पश्चिम बंगाल, गोवा और केरल जैसे अन्य राज्यों ने अपना खास स्थान बनाए रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और इंपोर्टर देश है। देश में आर्थिक वृद्धि के चलते 2030 तक 10 लाख बैरल तेल प्रतिदिन की मांग बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEEA ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल मांग में इस दशक के अंत तक 25 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस तरह तेल की कुल मांग 2030 तक बढ़कर 10.55 करोड़ BPD हो जाएगी। अनुमान है कि भारत में कच्चे तेल की मांग बढ़कर 66.6 लाख BPD हो जाएगी, जो 2024 में 56.4 लाख BPD थी। भारत अपनी तेल जरूरतों का 95% आयात के ही जरिए पूरा करता है। देश में चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई में 13% की बढ़ोतरी हुई है। कल जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 4.53 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई हो चुकी है। वहीं पिछले साल इसी दौरान 4 लाख हेक्टेयर में धान बोया गया था। आंकड़ों के अनुसार 13 जून तक दालों की बुआई का रकबा 3.07 लाख हेक्टेयर हो चुका है, जो पिछले साल 2.6 लाख था। इसी तरह श्री अन्न या मोटे अनाज की बुआई चालू खरीफ सीजन में अब तक 5.89 लाख हेक्टेयर पर स्थिर है, जबकि पिछले साल ये 5.9 लाख हेक्टेयर हुई थी। गन्ने की बुआई में भी मामूली बढ़त देखने को मिली है, जो बढ़कर 55.07 लाख हेक्टेयर हो गई है। ऊर्जा, पर्यावरण और पानी पर काम करने वाली प्रमुख थिंक टैंक काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के नए विश्लेषण में खुलासा हुआ है कि भारत में अगले 25 वर्षों में वाहनों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। CEEW की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में देश में वाहनों की संख्या 22 करोड़ 6 लाख थी, ये संख्या 2050 तक 50 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें से 35 करोड़ दुपहिया वाहन होंगे, जो कुल वाहनों का 70% हिस्सा होंगे। निजी कारों की संख्या भी 3 गुना बढ़कर 9 करोड़ तक हो जाने की उम्मीद है। भारत अब खिलौनों का आयात करने की बजाय निर्यात कर रहा है। छोटा भीम से लेकर मोटू पतलू तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यहाँ बने खिलौनों की क्वालिटी दुनिया भर के मानकों से बेहतर है। 16 साल तक के बच्चों के खिलौने बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादों के विदेशी बाजारों में पहुंचने से काफी उत्साह में हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS मुंबई के वैज्ञानिक और निदेशक अद्भुत सिंह ने कहा कि BIS मानकों ने घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में भारतीय खिलौनों की बिक्री बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक हमारी मौसम स्थितियों और दूसरी घरेलू जरूरतों के अनुसार बनाए गए हैं। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत का खिलौना एक्सपोर्ट 2023-24 में मामूली रूप से घटकर 15 करोड़ 23 लाख अमेरिकी डॉलर रह गया, जो पिछले साल 15 करोड़ 38 लाख डॉलर था। भारत में 1640 BIS प्रमाणित खिलौना इंडस्ट्री हैं, जिनमें से 1165 लाइसेंस गैर इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों और 475 लाइसेंस इलेक्ट्रिक खिलौनों के लिए दिए गए हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.